नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन आज मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा अलग वे से मैं बात करूँगा। नाजरीन मैं आज एक वॉशिंग मशीन के बारे में बात करने आया हूँ। अरे नहीं, आप घबराइए मत, मैं कोई वॉशिंग मशीन बेचने नहीं आया हूँ। आप जानते हैं कि राजनीतिक गलियारों में जो बातें होती है, मैं वही बातें लेकर के आता हूँ। तो जो राजनीतिक गलियारे में वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल होता है, आज मैं उसकी बात करने वाला हूँ। आपने सही कहा। जी हाँ दोस्तों, एक वॉशिंग मशीन है जिसका इस्तेमाल भाजपा करती है, एनडीए करती है, जिसमें भ्रष्टाचार जो कांग्रेस में है या दूसरी पार्टियों में है, राजद में है, आम आदमी पार्टी में है या कहीं पर भी है, वो जब मतलब उनके जो दागदार नेता होते हैं, भ्रष्टाचारी नेता होते हैं, वो जब भाजपा के पास पहुंचते हैं तो उन्हें भाजपा अपने खेमे में लेने से पहले उन वॉशिंग मशीन में उनको धोने के बाद वो पूरी तरह से एकदम टाइड में जैसे सफ़ेद हो जाता है ना, वैसे करके वो भी पूरी तरह से मतलब साफ हो जाते हैं, साफ सुथरा। जितने भी दागदार होते हैं वो सब लोग साफ सुथरे होकर के निकलते हैं। ये एक तरह की वॉशिंग मशीन राजनीति में थी जो भ्रष्टाचार को साफ करती थी। एक दूसरी वॉशिंग मशीन, अरे बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, नहीं आप मजाक मत समझिए, बिल्कुल है। ये वॉशिंग मशीन है सेक्युलर वॉशिंग मशीन। नया नाम लग रहा है आपको, तो आप गौर कीजिए। ये वॉशिंग मशीन है कांग्रेस के पास, ये वॉशिंग मशीन है महागठबंधन के पास। ये इस वॉशिंग मशीन की खासियत क्या है कि जो भी मतलब नफरती चिंटू होते हैं या जो नफरती जिनकी आइडियोलॉजी होती है पार्टी की, जब ये एनडीए से नकार दिए जाते हैं, दुत्कार दिए जाते हैं, तब ये महागठबंधन में आकर के मिल जाते हैं। तो वो फिर महागठबंधन वाले इनको उस सेकुलर वॉशिंग मशीन में डाल करके निकालते हैं और वो पूरी तरह से सेकुलर होकर के निकलते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ ना, ये वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल आपने इन दिनों देखा होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, बिहार इलेक्शन में अब देखिए डिप्टी सीएम हमारे जो घोषित थे, बने नहीं, तो ये जो डिप्टी सीएम थे ये पहले भाजपा की गोद में थे, उसके बाद ये महागठबंधन में आ गए और उसके बाद मुसलमान वोटों पर इनकी दावेदारी मजबूती से होने लगी और ये डिप्टी सीएम बनने का ख्वाब देखते रहे। जबकि ये मुसलमानों के बारे में एक अलग ही राय रखते हैं। इनको वोट चाहिए मुसलमानों का, लेकिन जब टिकट देने की बात आएगी तो कहेंगे कि ये कोई सिनेमा का टिकट नहीं है, ये विधायकी का टिकट है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही जाना, मुकेश सहनी इनका नाम है। हाँ, तो ये भी पहले भाजपा के साथ थे, एनडीए के साथ थे, अब ये सेकुलर हो गए हैं, वॉशिंग मशीन में धुल करके बाहर आ चुके हैं। अब एक और है जो इन दिनों सेकुलरिज्म का परचम लहरा रहे हैं, जबकि इनकी शुरुआत जो है वो भाजपा की गोद से हुई है। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने भाजपा के साथ कितना ज़बरदस्त काम किया, कितनी अच्छी मैनेजमेंट की, ये आप सब लोगों से छुपा नहीं है। तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने जन स्वराज पार्टी बनाया है और अब ये सेक्युलर हो गए और इनको मुसलमान वोट चाहिए और मुसलमान जा भी रहे हैं, मुसलमान वोट करेंगे। प्रॉब्लम इनकी नहीं है, प्रॉब्लम इन पार्टियों की नहीं है। देखिए अभी मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने काफ़ी फेमस वीडियो देखा होगा, ममता बनर्जी जी। अभी अच्छी बात है, वो मुसलमानों के लिए काफ़ी काम कर रही हैं और मुसलमानों के हक की बात भी करती हैं। लेकिन एक वक्त ये जब एनडीए सरकार में थी तो किस तरह से लोकसभा में चिल्ला रही थी, ये आपने देखा ही है। अब चूंकि ये भाजपा से अलग हो गई हैं, एनडीए से अलग हो गई हैं, तो अब ये महागठबंधन में आ गई हैं या इंडिया अलायंस में आ गई हैं, तो अब इन पर जो है वो वॉशिंग मशीन में ये पूरी तरह से साफ हो गई हैं हमारी दीदी। तो कोई एतराज़ नहीं, बात आइडियोलॉजी की है। जब आप उस आइडियोलॉजी को छोड़ देते हैं और नए तरीके से आते हैं तो बिल्कुल, अगर यार क्योंकि जो हमारे पास जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसके मुताबिक आपको किसी एक को वोट करना, उसमें जो भी लोग आपके गठबंधन में होंगे हमको उनको वोट करना पड़ता है। अब बसपा भी उसी में से एक है। बसपा आपने जाना कि कैसे भाजपा के साथ उन्होंने सरकार बनाई है और कैसे भाजपा को सपोर्ट करती है। अब मजबूरी है दोस्तों, क्योंकि जब बसपा जो है वो सेकुलर लोगों के साथ में आ जाती है और वो वॉशिंग मशीन में धुल जाती है, तो भाजपा फिर बसपा को भी वोट करने लग जाते हैं लोग।
तो राजनीति में दो तरह की वॉशिंग मशीन होती है, ये आप समझ गए कि एक जो सेकुलर जो बनाती है, मतलब धो करके निकालती है, उनके सारे दाग जो नफरती दाग होते हैं उनको साफ करके सेकुलर बना देती है, और दूसरा भाजपा के पास है जो भ्रष्टाचार को साफ करके अपनी पार्टी में ले लेती है। अब डिसाइड आपको करना है कि कौन सा आपको वॉशिंग मशीन वाला प्रोडक्ट चाहिए। तो अब दोस्तों हम आते हैं उस बात पर जो असद साहब ने कहा कि वो राजनीति की लैला है। बात सही है दोस्तों। अब असद साहब और एमआईएम एक ऐसी पार्टी है, असद साहब एक ऐसे शख्स हैं जिन पर सारे इल्ज़ाम सारी पार्टियों वाले देने के लिए तुले रहते हैं। अब देखिए पप्पू यादव साहब, इन्होंने जोशो खरोश में किस तरह से अनाउंस कर दिया कि अगर अख्तरुल इमान जीत गए तो मैं पार्टी से संन्यास ले लूँगा या राजनीति से संन्यास ले लूँगा। अब जब उन्हें पूछा जा रहा है कि भाई संन्यास कब लेंगे या राजनीति से इस्तीफा कब देंगे, तब वो भड़क गए हैं और किस तरह से अनगरल बातें कर रहे हैं। तो इस बातों से वो कहीं ना कहीं अपनी लोकप्रियता खोते जा रहे हैं, जो पप्पू यादव के लिए एक सम्मान था। ये जो कुछ बयान उन्होंने दिए हैं उससे वो अपना सम्मान खोते गए हैं। इसलिए राजनीति में उतना ही बोलना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि कहते हैं ना वो शेर है कि दुश्मनी उतना ही करो कि बाद में मिलने पर पछतावा ना हो, शर्मिंदगी ना हो। तो राजनीति में भी वैसा ही है कि आप किसका समर्थन लेंगे ये कोई कह नहीं सकता। अब आप देखिए कि तेलंगाना में ओवैसी साहब ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, और जबकि उसके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब ने ये कहा भी कि भाई बिहार की परिस्थिति अलग होती है, वहाँ का सिनेरियो अलग होता है, तेलंगाना का अलग है, इसलिए यहाँ पर तेलंगाना में लोग मदद करते हैं। अब ये बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि भाई क्यों मदद करते हैं ओवैसी साहब वहाँ पे कांग्रेस को, तो उसका जवाब रेवंत रेड्डी साहब ने बड़े अच्छे से दिया है इस वीडियो में, आप देखिए। धन्यवाद। यानी आधे रात को पाया खाना है तो वहीं पाए के लिए जाना है तो वहीं जाना है, हमें पता है सब कुछ। चार मीनार के बगल में जो चाय है, चाय बन भी कैसे रहता है हमें पता है। हम आधी रात को 2 बजे 3 बजे खाने के लिए वहाँ पर जाते थे। आज के तारीख में परचून अकबर साहब ने ये कहा रात को 11 बजे से पुलिस आके मारम पीट कर रहा है, ये सब सारे ऐसा बहुत तकलीफ हो रहा है, ये ठीक नहीं। मैं वादा कर रहा हूँ 1 बजे तक हैदराबाद शहर में, हैदराबाद, राजकोंडा एंड साइबराबाद पूरा कमिश्नरों को 24-25 तारीख को मैं बुलाया था, बात किया था। रात को 1 बजे तक जो रेस्टोरेंट, देखिए कितनी अच्छी बात है, क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब वहाँ पर जो भी डिमांड होती है कानून से लेकर के या लोगों की सुविधाओं को लेकर के या जन सेवा को लेकर, जन कल्याण को लेकर के, तो रेवंत रेड्डी साहब वो पूरा करते हैं, एमआईएम की सारी बातों को मानते हैं, इसलिए एमआईएम वहाँ पर सपोर्ट करती है। लेकिन वो ये जो नौसिखिए हैं, ये जो नए नए आए हुए हैं, टायर साहब जो है, शायर साहब, ये जिस तरह से बवेला मचाए थे यूपी से आकर के बिहार में, और जिस तरह से इन्होंने वोटों का मतलब बांटने की कोशिश की, वो आपने देखा कि किस तरह रिजल्ट खराब हुआ। ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारे आज कांग्रेस कहाँ पर आकर के रुकी हुई है। ये अपनी नेतृत्व की कमजोरी को नहीं जानते, लेकिन इनको इल्ज़ाम देना है कि एमआईएम की गलती की वजह से हम हारे, जबकि इस बार ओवैसी साहब ने बहुत स्ट्रैटेजिक तौर पर ये कदम लिया कि बहुत ज़्यादा सीटों पे नहीं लड़े, 30 सीट पर लड़े, क्योंकि 213 सीट तो कम से कम इनके महागठबंधन के हाथ में थी। अब सवाल तो ये उठता है कि भाई वहाँ क्यों नहीं जीते। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि जुम्मन एक्टिव हो गए। जुम्मनों का सवाल अब नए तरीके से आने लगा कि देखिए बीजेपी पोलराइजेशन करने में कामयाब हो गई, एक तरफ 80% हो गए तो 20% एक तरफ हो गए। तो अब एक बात बताइए, 1,15,08,000 कुछ वोट जो महागठबंधन को मिले तो वो कौन थे? तो ये सवाल उठता है। अब देखिए सवाल सिर्फ घेरना है एमआईएम को। 181 सीट पर बसपा लड़ी, लेकिन किसी ने आवाज उठाई कि क्यों लड़ी? नहीं। जन स्वराज ने 243 सीट पर लड़ी, लेकिन किसी ने आवाज उठाई? नहीं। लेकिन सिर्फ आवाज किसके खिलाफ उठना है? एमआईएम के खिलाफ, क्योंकि जुम्मन यहाँ पर है। जुम्मन सवाल करेगा, आपको खड़े नहीं होने देगा। तो खैर इनकी बातों को नज़रअंदाज करके बढ़ते रहेंगे। आज दोस्तों एमआईएम ने 5 सीट
हासिल की, 2 सीट में अनफॉर्चुनेट हार हुई है, लेकिन और भी कई सारे सीट हैं जहां पे जीत दर्ज हो सकती थी। और सबसे बड़ी बात, जो लोग कंफ्यूजन में रह गए कि पता नहीं एमआईएम जीतेगी या नहीं जीतेगी, लोगों इस बार लोगों को समझ आ चुका है और इंशाअल्लाह आगे ये बहुत ज़्यादा काम आएगा ये बातें, और लोग एमआईएम पे ज़्यादा यकीन करेंगे और सीटें बढ़ेंगी इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, बसपा एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने 181 सीट पर इलेक्शन लड़ा, और यहाँ पर देखिए मायावती ने 14 सीट एनडीए की झोली में डाल दी। ये एबीपी न्यूज़ का आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में स्क्रीनशॉट है। ये न्यूज़ है जिसमें बक्सर है, मोहनिया है, भभुआ है, औरंगाबाद है, वजीरगंज है, बरौली है, जीरादेई है, डुमरांव है, राजपुर है, चैनपुर है, करघर है, नवीन नगर, बख्तियारपुर और रजौली। यहाँ पर उतने वोट मिले हैं बसपा को जितने में महागठबंधन जीत सकती थी। लेकिन सवाल बसपा से कोई नहीं करेगा, एमआईएम से करेगा, क्योंकि एमआईएम तो राजनीति की लैला है। तो ये जो महागठबंधन के सपोर्टर हैं या जुम्मन हैं, ये सवाल सिर्फ एमआईएम से करेंगे और पूरी मतलब कसूर जो है वो एमआईएम पर डाली जाती है, इसलिए क्योंकि एमआईएम तो राजनीति की लैला है। अब देखिए दोस्तों, समझने की बात है, ये लोग कभी अपनी पार्टी से नहीं पूछेंगे कि उनकी पार्टी का मैनेजमेंट क्या कौन सी गलती कर रहा था। अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से तेजस्वी यादव या उनके परिवार में राजनीति को लेकर के हंगामा मचा हुआ है, मैनेजमेंट को लेकर के संजय यादव और वो रमीज, ये सब इन पे इल्ज़ाम आ रहा है, और पार्टी को जो नुकसान हुआ उसके बारे में जब सवाल किए जा रहे हैं तो ये हंगामा मचा है। तो अब ये जिम्मेदारी बनती है कि अकाउंटेबिलिटी तो कोई तय होनी चाहिए कि कौन कसूरवार है इस हार का। उसी तरह कांग्रेस में भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि कौन है। 11 सीट पर फ्रेंडली फाइट किया इन लोगों ने, और कितने में 11 के 11 हार गए। एक बात बताइए, ये फ्रेंडली फाइट क्या होता है राजनीति? इनको इतनी समझ नहीं है, ये कौन सा बचकाना हरकत कर रहे हैं। बीजेपी जैसी पार्टी के सामने आप फ्रेंडली फाइट करेंगे? फ्रेंडली फाइट, 11 सीट आपने यूं ही गंवा दिया, लेकिन एमआईएम 5 सीट जीत गई तो आपके सीने में सांप लौटने लगा, 6 सीट नहीं दे सकते थे आप। तो ये सवाल जुम्मन नहीं करेगा अपने आकाओं से। जुम्मन कभी पूछेगा नहीं कि एक बात बताइए कि कन्हैया कुमार बेगूसराय से है, उनकी पैदाइश वहां की है, वो उनकी जमीन है, वहां से कन्हैया कुमार नहीं लड़ेंगे, दिल्ली से जाके लड़ेंगे। अच्छा। उनको वहां से नहीं लड़ाया जाएगा। ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? कभी पूछा है अपने आकाओं से कि कांग्रेस ने एक गैर हिंदी भाषी इंसान जो वेणुगोपाल साहब हैं, उनको आपने वहां की जिम्मेदारी दी है, क्या वो वहां के कार्यकर्ताओं के साथ कनेक्ट कर पाए? बिहार में क्या ये स्ट्रैटेजी काम कर पाई? तो अकाउंटेबिलिटी क्या तय होगी? तो फिर मुसलमानों को समझना होगा कि आप लंगड़े घोड़े पे दांव लगा रहे हैं जो जीतना ही नहीं चाहते ये रेस को, और आप बोलते हैं कि नहीं इनको ही वोट करना है, इनको जिताना है, ओवैसी को नहीं जिताना है, वो बी टीम है। ये बी टीम और सी टीम बंद कर दीजिए। महागठबंधन एक ठेकेदार है और मुसलमान हम जो है वो मजदूर है। ये हमारे वोट का ठेका इन्होंने ले रखा है। ये कहेंगे कि भाई ओवैसी को साथ में ले लेंगे तो पोलराइज हो जाएगा। अभी तो ओवैसी नहीं लिया था आपने, मैंने, फिर कैसे पोलराइज हो गया? आपकी नीति कमजोर है। मुसलमानों के वोट पर कांग्रेस का हक है, मुसलमानों के वोट पर बसपा का हक है, मुसलमानों के वोट पर सपा का हक है, मुसलमानों के वोट पर राजद का हक है, मुसलमानों के वोट पर तृणमूल कांग्रेस का हक है, सारी पार्टियों का हक है। बस हक नहीं है तो असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम का नहीं। तो दोस्तों, यही बातें थी मैं आपके सामने लेकर के आया। मेरे साथ बने रहिए, जो भी नई बातें आएंगी मैं आपके पास लेकर के आऊँगा, और जो सवाल उठेंगे एमआईएम के लिए तो ये मजलिस का दीवाना ज़रूर उस सवाल को लेकर के आपके पास आएगा। आपको क्या लगता है, सवाल ज़रूर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कमेंट से मुझे समझ में आता है कि लोग क्या समझ रहे हैं एमआईएम को लेकर के, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के। तो इसी तरह की वीडियो को लेकर के मैं आऊँगा आपके पास। तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।